नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसी तैयारी के क्रम में आगामी आपकी जो नेट परीक्षा एवं भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, जिसे आप कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, आयोजित होने जा रही है। तो उसी की तैयारी के क्रम में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे वर्तमान में चर्चित रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस बुक के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इस बुक को हम पढ़ेंगे भी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद से यह प्रकाशित है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौन सी बुक कौन से प्रकाशन से प्रकाशित है। प्रथम पृष्ठ मैंने आपको मुख्य पृष्ठ दिखा दिया। द्वितीय पृष्ठ पर इसमें रामचंद्र शुक्ल के कथन को इन्होंने यहाँ पर उद्धृत किया है। अपने प्रथम पृष्ठ पर क्या लिख रहे हैं इसको पहले देखेंगे, इसके बाद ही विषय सूची प्रारंभ होती है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, पृष्ठ संख्या 24 पर लिखा है, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ये दोनों ही वाक्य किसके हैं? ये दोनों ही वाक्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से इन्होंने लिए हैं। मैं आपको क्यों पढ़ के इनको सुना रही हूँ यह भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसकी विषय सूची देख लेते हैं। आमुख में इन्होंने धन्यवाद दिया है। द्वितीय संस्करण कुछ संशोधित संस्करणों में संशोधन करने के बाद इन्होंने अंततः जो विषय सूची इसमें प्रस्तुत की है उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम इस बुक में। इस बुक में काल विभाजन का आधार, हिंदी का स्वरूप और हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी साहित्य के आरंभ की पहचान, वीर गाथा काल, भक्ति काल के अंतर्गत गौण कवि और प्रमुख हो गए। इसके अलावा रीतिकाल, आधुनिक काल में फिर उपन्यास का आरंभ, कहानी का माध्यम, आधुनिक काल में नाटकों का उदय कैसे हुआ, उसके बाद हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे निबंध तथा अन्य गद्य रूप, भारतेंदु काल के नाटक, आलोचना, फिर पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद अन्य गद्य विधाओं में आप पढ़ेंगे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा संस्मरण, रिपोर्टाज, पत्र, डायरी, जर्नल इत्यादि। आलोचना पर विशेष इसमें ध्यान दिया गया है। इसके बाद प्रगतिवादी दौर, प्रयोगवाद, प्रसादोत्तर नाटक, निबंध, आधुनिक गद्य रूप, शुक्लोत्तर आलोचना, आलोचना कर्म व रचनाकारों का योगदान, साहित्य के पत्रकारिता, नई कविता, युवा विकल्प, ये सब इसके इंडेक्स में दिया हुआ है। देखिए, ये जो विषय सूची है इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं अलग से बना दूंगी जिसमें इस पुस्तक का सार संक्षेप कह लीजिए, इसकी जानकारी मैं दे दूंगी, वो हिंदी बुकशाला पर आ जाएगा। बात करें आज की कक्षा की तो आप सभी लोगों का आग्रह था कि कुछ प्रमाणिक पुस्तकें हम आगामी जो उच्च स्तरीय परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं उसके क्रम में पढ़ें। बात करें रचनाओं की और किताबों की तो बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी किताबों में पूरे नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, आपके जितने निबंध लगे हुए हैं, आपके कविता वाला जो हिस्सा है जहाँ पर आपके आदिकाल, मध्यकाल, आदिकाल में आपका पृथ्वीराज रासो, नागमती विरह वर्णन है। इसके बाद भक्ति काल में भी, मतलब सभी धाराओं की जितनी भी फेमस कविताएं, आधुनिक काल की, चाहे राम की शक्ति पूजा हो, असाध्य वीणा हो, या आपकी जो मुक्ति बोध की अंधेरे में, ये जो लंबी जितनी भी कविताएं, ये सब हम हिंदी नेटशाला पे पढ़ चुके। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी जब परीक्षा में, नेट परीक्षा में और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पेपर सामने आता है तो हमें लगता है कि यह प्रश्न कहाँ से आ गए, यह तो हमने पढ़ा ही नहीं। कभी कभी जब हम पुराने पेपर देखते हैं तो सोचते हैं कि इतना सारा याद किया, लेकिन ये प्रश्न जो आ रहा है ये तो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा। उसका कारण क्या है कि हम प्रमाणिक पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं। वर्तमान में आप अपने किसी भी जो है लेक्चरर से या प्रोफेसर से पूछेंगे तो आधुनिक साहित्य में
शुक्ल के बाद ये बुक काफ़ी फेमस है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। आधुनिक काल से मेरा मतलब है रामचंद्र शुक्ल में आप आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल का भी कुछ परिचय प्राप्त करते हैं, लेकिन आधुनिक काल के लिए आप बच्चन सिंह की बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा संपूर्ण कवियों के साहित्य कर्म को समझने के लिए ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की जो बुक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। देखिए, हिंदी साहित्य तो आप इसके सिलेबस में है, लेकिन संवेदना का विकास के अंतर्गत इन्होंने जो हिंदी साहित्य को समझाने का प्रयास किया है वह बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। इस बुक को बहुत लंबी चौड़ी तो ये बुक नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है तो काफ़ी कुछ आप हिंदी साहित्य के विद्वान बन जाएंगे। अब बात करें इस बुक को कैसे पढ़ना है, तो देखिए, इस बुक में आपको बहुत सारे कवियों और लेखकों की जो पंक्तियां हैं, जो कथन है, उनका जो दृष्टिकोण है, उसके विषय में बताया गया है। लेकिन सर्वाधिक अगर इस बुक को समझना चाहते तो सबसे पहले आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ मैंने पढ़ाया है, उसको आप पढ़ें। जैसे आप इस बुक का आदिकाल पढ़ रहे हैं तो उसको वहाँ से पढ़ें, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के कथनों का खंडन मंडन बाद के कवियों ने किया है। कहीं उनके मत का, चाहे वो इतिहासकार रहे, हिंदी साहित्य के इतिहासकार रहे या लेखक रहे, किसी ने उनका समर्थन किया, किसी ने विरोध किया। किसी विरोध से मतलब कुछ कथनों का समर्थन और कुछ मान्यताओं का, शुक्लकियों का विरोध भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी जो बाद की किताबें इनको समझना चाहते हैं तो शुक्ल को आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इस बुक में कई जगह आपको शुक्ल के मान्यता क्या है, दृष्टिकोण क्या है, उनकी जो किसी कवि विशेष को लेकर अवधारणा है, उनसे संबंधित बहुत कुछ पढ़ने सुनने को मिलेगा। तो ये कमी आपको महसूस होगी कि हमने ये कहाँ से ये कह रहे हैं, इस बात को क्यों कह रहे हैं, तो उसके लिए शुक्ल को पहले पढ़िए। ठीक है, इस बुक को प्रारंभ करते हैं। शुरू के जो आपके 1-2 वीडियो रहेंगे, 1-2 कक्षाएं रहेंगी आपकी, थोड़ी आपको कठिन लग सकती हैं, बाद में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन शुरू में आपको यह कठिन लग सकती है। एक बात तो ये शुक्ल वाली हो गई। दूसरी, जिन्होंने अभी हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना प्रारंभ किया है वो सरल से कठिन की ओर आए तो सरल बुक के रूप में हिंदी बुकशाला चैनल पर हिंदी साहित्य का सरल इतिहास प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिएगा। खरीदें तो आप शुक्ल की खरीद लीजिएगा। सरल इतिहास की बुक आपको इतना खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो आप प्लेलिस्ट से भी पढ़ लेंगे तो चल जाएगा काम आपका। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आपको लग रहा हो कि बुक पढ़ाना तो 7 के मिनट के बाद शुरू किया, बहुत से विद्यार्थी समय देखते हैं, लेकिन आपको जितना भी बताया गया है वो सब आपके परीक्षा के हिसाब से उपयोगी था, इसीलिए बताया है। आगे बढ़ते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कह रहे हैं कि आपके जो प्रथम पृष्ठ है उस पर शुक्ल की 2 पंक्तियां दे दी। अब ये प्रारंभ ही शुक्ल से अपनी पुस्तक का कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले आप शुक्ल को पढ़ लें तो ज़्यादा सही रहेगा। इतिहास के प्रस्तुत अध्ययन क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को सामान्य आधार मानकर चला गया है, जिसका कुछ संशोधन के साथ ईसवी सन में रूपांतरण इस प्रकार है। 1000 से 1350 तक आदिकाल, जिसे शुक्ल ने नाम दिया है वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल को शुक्ल कहते हैं। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा है, पुनः पूर्व और उत्तर। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी समय सीमा मानी 1350 से लेकर 1650 तक। 1350 से लेकर 1650 तक। उत्तर मध्यकाल, जिसे हम वर्तमान में रीतिकाल के नाम से जानते हैं, उसकी समय सीमा मानी 1650 से लेकर 1850। इसके बाद आधुनिक काल, जिसको शुक्ल गद्य काल भी कहते हैं, उसकी समय सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है? 1850 से, यानी 1856 में। मैंने आपको पूर्व में भी शुक्ल को पढ़ाया था, तब भी बताया था। आप लगभग लगा दीजिए कि जब हमारी झांसी की रानी जब क्रांति कर रही थी, हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तब से ही हम आधुनिक काल का या गद्य काल का प्रारंभ मानते हैं। भारतेंदु के जन्म के से इसको मानते हैं मूलतः तो, लेकिन समय सीमा में अगर थोड़ी सी कठिनाई हो तो झांसी की रानी वाली
कविता या जो कहानी आप जानते हैं उसको याद करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। ये नए विद्यार्थियों के लिए है। कालों की घटती अवधि 350, 300, 200 वर्ष। आचार्य शुक्ल के विक्रमी विभाजन में 325, 200 और 65 वर्ष साहित्यिक गति की उत्तरोत्तर क्षिप्रता का साक्ष्य प्रस्तुत करती है, जिसका एक मुख्य कारण संचार साधनों की तीव्रता और मानवीय संपर्क की बढ़त है। आधुनिक काल के अब तक प्राय 150 वर्षों में कई रचना युग बीत चुके हैं, जिन्हें प्रस्तुत अध्ययन में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति प्रयोग युग, नई कविता, नवलेखन युग नाम दिए गए। ये कोई नई बात नहीं है, ये वही है जो मैंने आपको बार बार मैं सभी वीडियोस में बुक्स वाले में बताती रहती हूँ कि रीतिकाल तक तो शुक्ल ने खूब विस्तृत लिखा है, लेकिन आधुनिक काल में छायावाद का कुछ परिचय तो दिया है, लेकिन उसके बाद उनका जो बुक है वो वहाँ समाप्त हो जाती है, या ये कह लीजिए कि मतलब जो वो हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद का जो है उसके लिए आपको अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी। तो ये नवलेखन नाम दिए जाते हैं, यही बता रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। कालों की घटती अवधि एक ओर है तो दूसरी ओर विवेचन का उसी क्रम में बढ़ता विस्तार है। शुक्ल के इतिहास में संशोधित और परिवर्धित संस्करण 2002 के अनुसार 1945 ईस्वी में अनुक्रमणिका को निकाल देने पर कुल 630 पृष्ठ हैं। इन पृष्ठों में काल विवेचन का बंटवारा इस प्रकार है। अपभ्रंश काल पर 20 पृष्ठ मिलेंगे। वीरगाथा, अब देखिए यहाँ पर पूरा शुक्ल की बुक का इन्होंने परिचय दिया है। वीरगाथा काल में मिलेंगे आपको 27 पृष्ठ। इसके अलावा भक्ति काल में मिलेंगे आपको 150 पृष्ठ। फिर रीतिकाल में भी 150 पृष्ठ हैं और आधुनिक काल में इन्होंने 280 पृष्ठों में उसको प्रस्तुत किया है। इस प्रकार ये कुल 627 पृष्ठ हैं। कुल पृष्ठ कितने हैं? 627। आरंभ के 3 पृष्ठों में काल विभाग तथा आदिकाल का सामान्य परिचय है। विवेचन विस्तार का बहुत कुछ ऐसा ही अनुपात प्रस्तुत अध्ययन में मिलेगा। आधुनिक काल का समापन और विचार संचार काल का ये आरंभ नए सहस्त्राब्द से माना गया है। इस प्रसंग का विवेचन अंत में दृष्टव्य। तो ये इन्होंने अपने प्रथम उसमें कहा है। द्वितीय उसमें क्या कह रहे हैं ये? इतिहास के रोचक और कुछ करुण अंतर्विरोधों में से एक यह है कि देखिए ये जो पहला वाला आपने पार्ट पढ़ा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें इन्होंने ये बताया है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कि जो शुक्ल की बुक है उसका पूरा इन्होंने एक तरीके से आपको सार, मतलब उसमें जो लिखा हुआ है कि कौन से काल को कितने पृष्ठों में शुक्ल ने समेटा है, कौन से काल को ज़्यादा महत्व दिया है, ये सब आपको बताया है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप शुक्ल को पढ़ लें। इतिहास के रोचक और कुछ करुण अंतर्विरोधों में एक यह है कि तराना ए हिंदी के गायक, अपने को हिंदी कहने वाले और अपने वतन को हिंदुस्तान मानने वाले प्रसिद्ध शायर और मनीषी डॉक्टर इकबाल कालक्रम में पाकिस्तान की योजना के आरंभिक प्रस्तावकों में हुए। पर यह अंतर्विरोध का मूल गुण आचार्य शुक्ल के प्रयोग में विरोधों का सामंजस्य, नाम याद रखिएगा, शुक्ल का ये विरोधों का सामंजस्य काफ़ी फेमस है, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति का आधारभूत तत्व है। यह अंतर्विरोधों का होना और फिर उनका समन्वय एक प्रकार से संस्कृति मात्र का लक्षण है, उसकी जीवंतता का प्रमाण है। पर हिंदू धर्म और उससे जुड़ी तथा उसके सहारे विकसित संस्कृति में यह प्राणधारक तत्व रहा है, जिसके होने से ही कवि के सरल से लगते तराने में यह गहरी अनुभूति उसे हुई थी। कौन सी गहरी अनुभूति है? इकबाल के में
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह बात ध्यान से देखने पर हिंदू मानसिकता की वह शक्ति है जो अनेक अंतर्विरोधों को अपने में समोए हुए है। हम सभी जानते हैं हमारा देश कैसा है, विविधताओं में एकता वाला देश है। ये विविधता केवल धर्म के मामले में नहीं है, यह हमारी भाषा, सांस्कृतिक या वेशभूषा सब के बारे में विविधता में एकता है। ठीक है, तो ये विरुद्धों का सामंजस्य, जब बहुत विरोधी विचारधारा वाले लोग एक साथ रहते हैं, यही हमारी विशेषता है। और तभी तो कहा गया है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बात क्या है हम में कि हम सभी विरोधों को एक साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं, यानी विभिन्न मतों को मानने वाले लोग एक ही राष्ट्र में जब प्रेम पूर्वक रहते हैं या हम रह रहे हैं, तो यही स्पेशल बात है जो भारत को महान बनाती है। इन अंतर्विरोधों को आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिख रहे हैं कि इन अंतर्विरोधों को समोने की शक्ति हिंदू मानस को शायद इसलिए मिली कि वह किसी धर्म ग्रंथ विशेष और व्यक्तित्व विशेष पर अनिवार्यतः आस्था लाने का आदेश नहीं देता। इसीलिए आस्तिक, नास्तिक, ब्राह्मण, शैव, मूर्ति पूजक और प्रतिमा भंजक सब उसके प्रभाव में शामिल हैं। ऐसा कोई है ना कि कोई धर्म विशेष ग्रंथ को मानो कि उसी ग्रंथ की आपको पूजा करनी है, ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप पढ़ सकते हो। तब अंतर्विरोधों का उपजना स्वाभाविक है और हिंदू दिमाग धीरे धीरे उनको शमन करने का आदी होता गया है। यहाँ धर्म संस्थागत नहीं बना वरन एक आंतरिक जिजीविषा का रूप हो गया, एक ऐसी हस्ती जो यूनान, मिस्र और रोम में मिटने पर भी बराबर बनी रहती है। हिंदू मानस के अनेक अंतर्विरोधों में सबसे दिलचस्प है सूक्ष्म अद्वैत दर्शन और जड़ीभूत जाति व्यवस्था का सह अस्तित्व। अद्वैत दर्शन के विषय में आप जानते होंगे। अद्वैत दर्शन शंकराचार्य ने इसका प्रवर्तन किया था। इसमें आत्मा और परमात्मा को एक ही माना जाता है। द्वैत का भाव नहीं होता, इनको एक ही माना जाता है। एक तो इतना आपका सूक्ष्म दर्शन, एक तो आपका ये इतना सूक्ष्म विश्लेषण है, इतना सूक्ष्म है, जहाँ आप अद्वैत दर्शन की बात करते हैं, जहाँ आत्मा और परमात्मा में भी कोई भेद नहीं माना जाता, यानी जीव और परमात्मा यानी हम और ईश्वर एक ही हो गए। दूसरी ओर क्या आता है, जड़ीभूत यानी जिसमें बदलाव की बहुत कम संभावना है। जड़ीभूत जो जड़ों में है, हमारी जाति व्यवस्था का सह अस्तित्व। कितनी विरोधी दो बातें। कहाँ तो हम परमात्मा और आत्मा में भी भेद नहीं मान रहे, और कहाँ मनुष्यों में इतनी जातियाँ, उन जातियों की उपजातियाँ, उनमें भी गोत्र, ये सब एक साथ चल रहा है। ये भी तो विरुद्धों का सामंजस्य ही है। इसी पर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हमारा ध्यान खींचते हुए आगे लिखते हैं, तत्व चिंतन की सूक्ष्मतम भावभूमि अद्वैत की परिकल्पना में है, जहाँ संपूर्ण यथार्थ एक ब्रह्म की सत्ता की ही विविध रूपा अभिव्यक्ति है। यह अद्वैत भावना हिंदू दर्शन की विशिष्ट उपलब्धि है और इस रूप में अन्यत्र नहीं मिलेगी। वहीं जाति प्रथा का स्थूल रूप जन्म पर आधारित जाति के मूल अर्थ में ही ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जातियों का जाल और वर्गीकरण इतना पूर्ण और व्यवस्थित है कि छंद शास्त्र का प्रस्तार याद आ सकता है। यानी ऐसा नहीं है, आप अगर जातियों का भी अगर जाल देखेंगे ना, तो उसमें भी उपजाति, फिर गोत्र में भी फिर कई सारे मतलब बहुत वर्गीकरण ऐसा लगता है जैसे छंद शास्त्र के नियमों का आचार्यों ने वर्गीकरण किया था ना, अलग अलग छंद, फिर उसके अलग अलग विभाग, उपविभाग, वैसे ही जातियों के भी विभाग उपभाग देखने को मिलते हैं। तो उनका विस्तार याद आ जाता है जब हम हमारी जाति व्यवस्था को देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह टिप्पणी अनायास गणित की अनंत राशि की ओर संकेत करती है। अब हजारी प्रसाद की बुक से इन्होंने लिया है, क्या कौन सी है कि हिंदू समाज, क्या लिख रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है।
और यह व्यंग्य नहीं व्यवहारिक सच है। तो एकत्व का परम रूप अद्वैत में और वैविध्य की बहार जाति प्रथा में, ये दोनों छोर हिंदी व्यवस्था में बड़े इत्मीनान के साथ समाये हुए हैं। इसी तरह दैव विधान और कर्म का महत्व यहाँ के दर्शन में एक साथ अटे हैं। दैव विधान समझते हैं आप, और कर्म का महत्व। एक और तो गीता कर्म के महत्व देती है, कर्म की भावना को महत्व देती है ना, कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो, जैसा कर्म करेंगे ना वैसा ही हम फल भोगेंगे। एक और तो हमारा यह है। दूसरी ओर देखिए यहाँ पर विरुद्धों की बात बताई गई है। छोटी छोटी बातें नहीं है, पूरा जो हमारा भारतीय समाज का जो दर्शन है, जो व्यवस्था है, उस पर दृष्टिकोण अपना प्रस्तुत कर रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। दैव विधान यानी भाग्य के विधान। कर्म देखिए कैसे कि आप लोकोक्ति मुहावरे में सामान्य देते हैं ना, होगा वही जो राम रच राखा, यह भी तो लिखते हैं तुलसी, होगा वही जो राम रच राखा। या हम लोग कहते भी हैं ना कि जो कितना भी कर होनी बलवान होती है उसे कौन टाल सकता है, जो भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा। ये सारी बातें हैं। और दूसरी ओर हमारे समाज में क्या है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भुगतोगे। अब बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम कहाँ से होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये दोनों चीज़ें यानी भाग्य पर भरोसा भी, ये भी हमारी ही समाज की विशेषता है, और कर्म सिद्धांत यह भी हमारे ही दर्शन की व्यवस्था है। यानी भाग्यवादी भी मिलेंगे, कर्मवादी भी मिलेंगे, और ये दोनों व्यवस्थाएं हमारे दर्शन ग्रंथों में हैं, एक साथ अटे हैं, यानी भरे पड़े हैं। आपको विविध उदाहरण यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक और राम को कहते हैं उनके भाग्य के वशीभूत होकर वनवास मिला, दूसरी ओर उन्होंने ही अपने कर्म के आधार पर, अपने बाहुबल के आधार पर रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को भी हराया था। तो ये दोनों चीज़ें आपको हमारे यहाँ, हमारे भारतीय समाज में, अपना जो पूरा भारत है उसमें देखने को मिलती है। चाहे हम किसी भी धर्म के हों, इससे यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता। सब धर्मों में अलग अलग कथाएं हैं, किताबें अलग अलग भाषा में लिखी गई हैं, लेकिन उनका मूल एक ही तत्व है, एकता, प्रेम। और कोई भी धर्म पापाचार करना नहीं सिखाता, सभी धर्म हमें सामंजस्य से रहना सिखाते हैं। तो इतना पढ़ लिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शुरू के 2-4 प्रश्न इसमें कठिन आपको लग सकते हैं, समझने को हैं, बाकी तो फिर जब हिंदी साहित्य का इतिहास आ जाएगा तो आपको ईजी लगेगा। लेकिन फिर भी यह पुस्तक बाकी पुस्तकों से थोड़ी अलग है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ेंगे। आज की कक्षा आपको थोड़ा सा परिचय देने के चक्कर में भी लंबी हो गई है, तो उसको यहीं समाप्त करते हैं। पुस्तक का आगे का भाग कल की कक्षा में पढ़ेंगे। यदि आप नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों चैनल, हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला, देखिए नेटशाला बुकशाला और भी हो सकते हैं, आपको हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। अभी तक भी यदि नहीं किया है चैनल पे, यदि पहली बार भी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। दोनों चैनल्स की प्लेलिस्ट चेक करें। प्रैक्टिस बुक के रूप में जो यूथ कंपटीशन की अभी बुक चर्चित है, वो मैं दोनों चैनल पे आपको करवा रही हूँ ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। वो आप देखिए, नियमित जुड़े रहिएगा। इसके अलावा जो भी आपके मन में संशय हो उनको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे पुनः कल की कक्षा में इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद,